Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in today's video we are going to start a new chapter, that is chapter 8, Democratic and Nationalist Revolutions 1600 to 1900 CE. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. In 1600 CE, most of the regions of the world were under the rule of kings, emperors or feudal lords. This rulers very often acted on their whims, imposing taxes and duties, punishing those who opposed them, either imprisoning them or killing them, confiscating people's property, changing laws or making new ones. The kings and feudal lords made the laws, implemented them and dispensed justice, so there was no restraint on them. ठीक है, देखिए यहाँ पर 1600 सी की बात हो रही है. उस वक्त पे ज़्यादातर जो रीजन था पूरे वर्ल्ड का, वो उसमें किंग्स जो थे वो रूल करते थे. किंग्स हो गए, एम्परर्स हो गए, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो रूल करते थे, और वो अपने हिसाब से जो टैक्सेस है उनको इम्पोज कर दिया करते थे, लोगों को पनिश करते थे जो उनके अपोजिशन में जाते थे. इस तरीके से पहले जब 1600 सीई में ऐसा सब होता था. ठीक है, जो लॉस उनके लिए बनते थे, मतलब जो भी लॉस बनाते थे वो अपने लिए बनाते थे और कभी भी उस लॉस को चेंज कर देते थे. जस्टिस जो था वो क्या था, डिस्पेंडेड था, तो अपने हिसाब से वो लोग लॉस जो है वो बनाते थे. The kings managed the affairs of their kingdoms and the people played no part. There was no place for their ideas, culture, needs and feelings. They could not choose their rulers. The people had no role in the formation of the kingdoms. The kings used their armies to conquer lands and establish their kingdom. So there were kings and kingdoms, but there were no nation states. There was no democracy. That's why people were not very emotional attached to the kings who ruled them. ठीक है, उस वक्त पे जो किंग मैनेज करते थे, तो जो लोग रहते थे, जो आपका वहाँ वहाँ जो लोग रहते थे, उनका उसमें कोई भी रोल नहीं रहता था. उस वक्त पे होता ये था कि अब जो किंग किंग आके मतलब राजा आके क्या करता था, लड़ाई करता था, और उसके बाद में फिर अगर वो जीत जाता था तो वो लैंड जो है वो पूरा उस राजा का हो जाता था. तो इस तरीके से कॉन्कर होता था उस वक्त पे. तो यहाँ पर लोगों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहता था, तो कोई भी बॉन्डिंग जो थी वो राजा के साथ में यहाँ पर नहीं रहती थी. वो चूज नहीं कर सकते थे कौन उनके लिए राजा बनेगा कौन नहीं. इसीलिए लोग जो थे वो इमोशनली अटैच नहीं हुआ करते थे राजा से, जो उनको रूल कर रहे हैं, मतलब जिनके हिसाब से उनको चलना है, जो कि उनके लिए रूल्स बना रहे हैं, उनसे इमोशनली अटैच्ड नहीं थे. The political revolutions that took place from the 17th to 19th century played a big part in changing this situation. Today, most of the countries in the world are governed democratically. All their adult citizens elect their representatives who make laws and govern the state. After a fixed period, the people again hold elections and choose a new set of representatives to lead them. The law protects the right of the citizen. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. आज के टाइम पे अगर देखा जाएगा तो 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया. आज ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिकली गवर्न की जाती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. इसमें होता ये है कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं उनको उनको चुनने का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है. अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुनेंगे वो उनके लिए लॉज बनाएंगे और पूरे स्टेट को गवर्न करेंगे. कुछ टाइम के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद में, जैसे कि यहाँ पर आपका इंडिया में क्या है, 5 साल यहाँ पर फिक्स्ड पीरियड है. तो कुछ फिक्स्ड पीरियड के बाद में लोगों के पास में फिर से क्या आ जाता है, राइट आ जाता है कि जब अगर उनको उनके पुराने रिप्रेजेंटेटिव का काम पसंद नहीं आया, तो वो 5 साल बाद जब फिर से नए इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को फिर से चुन सकते हैं. अगर उनको पिछला वाले का काम पसंद आया तो वो फिर से उनको चुन सकते हैं, और अगर नहीं आया तो वो दूसरे किसी पर्सन को चुन सकते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो लॉ है वो इन सिटीजन्स का जो ये राइट है, इलेक्शन मतलब वोटिंग देने का जो राइट है, वो यहाँ पर लॉ जो है उनको प्रोटेक्ट करता है. वी शैल स्टडी दिस प्रोसेस ऑफ चेंज विच बिगेन इन इंग्लैंड इन दिस चैप्टर. अब ये जो आपका प्रोसेस हुआ 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में, ये जो सारे चेंजेस आए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, इस तरीके से जो चेंजेस आए उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, इंग्लैंड के बारे में. ठीक है, जो कि ये जो प्रोसेस था डेमोक्रेटिक होने का जो प्रोसेस था वो आपका इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ. अब इसी के बारे में ये चैप्टर है.
The conflict between the king and the parliament in England. England was ruled by kings at the beginning of the 17th century. In those days, there was a system for the king to consult his subjects and listen to their suggestions. It was called the parliament. Whenever the king wished to impose a new tax or make an important decision, he convened the parliament for consultation. This became the traditional practice, and no tax could be imposed without the consent of the parliament. देखिए क्या हो रहा है, इंग्लैंड जो थे वो उस वक्त पे किंग्स द्वारा जो है रूल किया जाता था 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। उस वक्त पे वहाँ पर एक सिस्टम था कि जो राजा रहता था वो जो भी उनको उनको करवाना है, जो भी लॉज नए बनाने हैं, कोई भी टैक्स इम्पोज करवाना है, तो अब सुनता था, मतलब वहाँ के पार्लियामेंट की बात सुनता था। तो उसी को यहाँ पर पार्लियामेंट कहा है। जब भी किंग को कोई टैक्स इम्पोज करना होता था तो वो उनसे सजेशन लेता था, मतलब पार्लियामेंट से क्या देता था, अपने कंसल्टेशन रखता था, मतलब अपने उनके सामने रखता था कि मैं ये करना चाहता हूँ, और कंसल्ट करता था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर कंसल्टेशन होता था। अब ये धीरे-धीरे क्या हो गया, एक ट्रेडिशनल बन गया, और जब भी कोई भी टैक्स उनको इम्पोज़ करना था या कोई भी लॉ उनको बनाना होता था, तो पार्लियामेंट के कंसेंट के बिना नहीं बनाया जाता था। The parliament was divided into two houses, the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords was composed of high-ranking priests of the church and hereditary feudal landlords. The people who owned property in the villages and towns voted to elect their representatives in the House of Commons. Women, poor peasants and laborers had no vote. ठीक है, देखिए ये जो पार्लियामेंट था वो दो हाउसेस में डिवाइडेड था। एक होता था हाउस ऑफ द लॉर्ड्स और दूसरा था हाउस ऑफ द कॉमन्स। हाउस ऑफ द लॉर्ड्स में जो हाई रैंकिंग प्रीस्ट रहते थे चर्च के, या फिर जो हेरिडेटरी फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स रहते थे, जिनको क्या है पूर्वज से जो उनका हुआ है, जैसे कि पहले उनके फादर, उनके दादा उस हाउस में थे, फिर उनके पापा थे, फिर इस तरीके से हेरिडेटरी फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर वो लोग आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रहते थे। और हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐसे लोग रहते थे जो कि विलेजेस विलेजेस टाउन्स में से के जो लोग विलेजेस और टाउन्स में से लोग जो थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, और फिर वो हाउस ऑफ कॉमन में बैठता था। इसमें विमेन्स का, पुअर पीसेंट्स का और लेबरर्स का कोई भी वोट नहीं होता था। मीन्स जो विलेज रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर इलेक्ट हो रहा है उसमें वो विमेन, पुअर पीसेंट्स और लेबर्स का कोई भी हाथ नहीं होता था। India did not have a parliamentary system in the Middle Ages. The kings and emperors consulted their close confidants and advisors, but they were not bound to take their advice. They acted on their own, using their discretion to raise or lower taxes. The people had no formal role in the process. ठीक है, इंडिया में उस वक्त पे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं हुआ करता था। राजा जो होते थे उस वक्त पे वो अपने किसी खास से कंसल्ट करते थे, अपने क्लोज कॉन्फिडेंट से कंसल्ट करते थे या एडवाइसर से कंसल्ट किया करते थे, लेकिन वो उनके एडवाइस को मानने के लिए बाधित नहीं थे। ज़रूरी नहीं होता था कि उनको जो एडवाइस वो दे रहे हैं वो मानेंगे ही या माना ही जाएगा। ये उसके उनके एडवाइस सुनने के बाद में वो खुद, जो राजा रहता था वो खुद ही अपने अपने हिसाब से ही टैक्स को रेज़ कर सकता था या फिर लोअर कर सकता था। इसमें लोगों का कोई भी हाथ नहीं होता था। The relationship between the king and the parliament began breaking down in the 17th century. The parliament wanted a bigger role in state matters, but the king did not want to be accountable to the parliament. James I became king in 1603. He believed that kings received their power from God and were answerable only to God. So the parliament had no legal right to object to whatever he decided. देखिए, अब यहाँ पर वापस वापस फिर से इंग्लैंड की बात आ रही है। इसमें यहाँ पर बोल रहा है जो रिलेशनशिप होता था किंग और पार्लियामेंट का, वो 17th सेंचुरी में धीरे-धीरे टूटने लगा था। जब पार्लियामेंट को एक कोई बिगर रोल होता था स्टेट मैटर्स में, पार्लियामेंट को जब रोल देना पड़ता था, तो जो राजा रहता था वो उनसे कंसल्ट नहीं करना चाहता था, पार्लियामेंट से कंसल्ट नहीं करना चाहता था। और जेम्स वन जब किंग बने 1603 में, तो उनका मानना था कि राजा के पास में भगवान की भेजी हुई क्या है, पावर है, रिसीव्ड पावर है, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही आंसर देगा। इसलिए पार्लियामेंट को कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है कि वो उनसे क्वेश्चन करें, राजा से क्वेश्चन करें।
The rift between the king and the parliament widened after Charles I ascended the throne in 1625. They fought over who had the right to impose taxes. Charles I imposed a new tax without getting the consent of the parliament and began forcing the merchants and landowners to loan money. Those who refused to give the loans were imprisoned. The parliament tried to warn the king and presented him with a petition of right in 1628. The petition pointed out that the king had not convened a sitting of the parliament for 11 years because of the breakdown of the relations. यहाँ पर जो राजा थे और पार्लियामेंट के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, और उसके जब चार्ल्स वन जब 1625 में जब राजा बने तो उन्होंने बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के टैक्स इम्पोज कर दिया था और फिर वो मर्चेंट्स को और लैंड ओनर्स को उस टैक्स को पे करने के लिए फोर्स करने लगे थे, और जो अगर टैक्स नहीं पे करता था तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता था। जब पार्लियामेंट थे उन्होंने किंग को वार्न करने की कोशिश की और फिर उनको एक पिटीशन दिया 1628 में, जिसको राइट ऑफ पिटीशन के नाम से जाना गया है। जो पिटीशन था उसमें लिखा था कि राजा ने 11 साल से 11 साल से पार्लियामेंट के साथ में कोई सिटिंग नहीं की है, क्योंकि जो रिलेशन है उन पार्लियामेंट और राजा के बीच का वो टूट चुका है, इस वजह से उन्होंने कोई भी मीटिंग नहीं की है। In 1640, the royal treasury was empty because of a war against a neighboring country. The king had to impose new taxes to pay for the war, so he was compelled to convey the parliament. But the parliament wanted to control the despotic behavior of the king and his councillors. It announced punishments for the ministers and officials. This sparked a civil war between the supporters of the parliament and the royalist supporters of the king that continued for 5 years. Oliver Cromwell assembled an army of the common people and led the parliamentaries to challenge the king. Charles I was defeated in 1649 and the parliament sentenced him to death. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, 1640 में जो रॉयल ट्रेजरी थी वो खाली हो गई थी, और क्योंकि उस वक्त पे वॉर चल रहा था नेबरिंग कंट्री के बीच में, तो राजा को यहाँ पर नए टैक्स जो थे वो लगाने थे वॉर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पार्लियामेंट की मीटिंग कन्वे की, लेकिन पार्लियामेंट जो थे वो किंग के इस डेस्पोटिक बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट जो थी वो मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स के लिए इम्पोज कर दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिविल वॉर होने लगा, जो सपोर्टर्स थे पार्लियामेंट के, जो सपोर्टर्स थे और जो किंग के सपोर्टर्स थे, उनके बीच में लड़ाई होने लगी, और जो कि लड़ाई जो है करीब 5 साल तक चली। ओलिवर क्रॉमवेल ने एक कॉमन पीपल की आर्मी को कलेक्ट कर लिया था, और वो पार्लियामेंट्रीज को लीड कर रहे थे ताकि वो किंग को चैलेंज कर सके। फिर लास्ट में जो चार्ल्स वन थे किंग, वो डिफीट हुए 1649 पे, और फिर पार्लियामेंट ने उनको डेथ के लिए सेंटेंस कर दिया, उनको पनिशमेंट में डेथ दे दी। आफ्टर द एक्सिक्यूशन ऑफ Charles I, England became a republic in which the king had no place. This republic lasted for only 11 years because Cromwell himself began behaving like a despot. After Cromwell's death, the parliament invited Charles II, the son of Charles I, to become king. Charles II and his heir James II again tried to establish their authoritarian rule independent of the parliament. The parliament, on its part, continued its effort to curb the despotism of the king. In 1688 and 89, it invited Mary II, the daughter of James II, and her husband William of Orange, to ascend the throne. But it placed some strict conditions on how she should rule, which Queen Mary accepted. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चार्ल्स वन थे चार्ल्स वन को क्या हो गया था, उनको डेथ दे दी गई थी। उसके बाद में इंग्लैंड जो था वो एक रिपब्लिक मतलब कि वहाँ पर कोई राजा नहीं था, वहाँ पर कोई राजा वहाँ पर उस वक्त पे नहीं था, और यहाँ पर जो रिपब्लिक जो मतलब उस वक्त पे जो था वो करीब ये 11 साल तक चला, और उसके बाद में फिर क्रोमवेल जो थे वो खुद ही अपने आप में एक डेस्पोट जैसा बिहेव करने लगे थे। और क्रोमवेल के डेथ के बाद में जो पार्लियामेंट था उन्होंने चार्ल्स टू को इनवाइट किया कि वो राजा बने। चार्ल्स टू ने को इनवाइट किया जो कि चार्ल्स वन के बेटे थे राजा बनने के लिए।
अब चार्ल्स टू और उनके हेयर जो थे वो जेम्स टू थे, वो उन्होंने फिर से ऑथराइटेरियन रूल स्टैब्लिश करना चाहा, मीन्स कि राजा ही क्या है, सब कुछ है, इस तरीके से उनका रूल जो उन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया पार्लियामेंट में। मतलब पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट होके अपना अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। और पार्लियामेंट ने उन्होंने फिर से वही चीज़ की, यहाँ पर डेस्पोटियन किंग जो थे वो, मतलब यहाँ पर ये चीज़ नहीं, वो जो पार्लियामेंट थे वो ये चीज़ नहीं चाहते थे। तो 1688 में और 89 में उन्होंने मैरी टू को इनवाइट किया, जो कि जेम्स टू की डॉटर थी, और उनके हस्बैंड जो थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उनको इनवाइट किया कि वो राजा रानी मतलब थ्रोन को वो असेंड कर सकें। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी कि किस तरीके से उनको रूल करना है, जो कि क्वीन मैरी जो थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पर आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।